वेलकम टू अवर चैनल। आज हम केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। बेसिकली हम इस चैप्टर में एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि भाई एसिड क्या होता है, एसिड की पहचान क्या होती है, और आखिरकार जो एसिड होता है वो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा ज़्यादा डेंजरस होता है, कौन सा कम डेंजरस होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर बेसिस में देखेंगे कि इसकी क्या पहचान होती है, और फिर सॉल्ट के बारे में। गाइस, अगर आपको किसी ने कोई कंपाउंड दे दिया, मान लो ये कोई कंपाउंड है, अननोन कंपाउंड, ये कोई कंपाउंड है अननोन कंपाउंड, अननोन कंपाउंड है। अगर आपको इसने किसी ने बोल दिया कि भाई ये जो कंपाउंड है ना, ये मुझे पता नहीं है कौन सा कंपाउंड है, आप ये बता दो ये एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है। गाइस, अब आप फिर परेशान हो जाओगे, भाई ये कौन सा है, हमें पहचान करना नहीं आता ये वो। हम पहले हम इसी चीज के लिए हम इन तीनों में डिफरेंस पढ़ेंगे कि अगर एसिड होगा तो क्या होगा, ये अगर बेस होगा तो क्या होगा, और अगर सॉल्ट होगा तो क्या होगा। ये जो एसिड होता है ना, ये सोरिन टेस्ट होता है, मतलब खट्टा होता है टेस्ट में। जैसे कि आप वो ले लो नींबू, जो नींबू होता है लेमन, उसमें कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, और वो खट्टा भी होता है। आप इस तरीके से समझ सकते हो। और दूसरा एग्जांपल हो गया हमारा, जैसे कर्ड ले लो, कर्ड दही, दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ये जो नेचुरली चीज है इनमें भी एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे दही वगैरह, नींबू, और संतरे में भी खट्टा है तो इसलिए सिट्रिक एसिड। जो चीज खट्टी होती है उसमें मोस्टली सिट्रिक एसिड होता है। ये खट्टा होता है, पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया कि भाई ये खट्टा होता है टेस्ट में। दूसरे पॉइंट की बात करें, ब्लू लिटमस पेपर को ना रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। एक लिटमस पेपर होता है, उससे हम वो इंडिकेट कर देता है कि ये जो कंपाउंड है ये एसिड है, बेस है या फिर क्या है। ठीक है। जो ब्लू लिटमस पेपर होता है ना, इसमें वो रेड लिटमस में चेंज कर देता है। अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर 1 ड्रॉप एसिड डाल दिया, क्या होगा, जो लिटमस पेपर है ना उसका कलर चेंज होके रेड कलर में चेंज हो जाएगा। और अगर थर्ड पॉइंट की बात करूं कि जो एसिड होता है वो हमेशा H+ आयंस रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में। H+ आयन, जैसे आप मान लो HCl है, HCl जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस रिलीज करता है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन में H+ आयंस देता है ये वाटर में। और HCl जो है, मैं अब स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक HCl होता है और एक होता है H2SO4, और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन अभी यही याद रखो, एक HCl और H2SO4, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अगर किसी ने पूछ लिया आपसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम बताओ, तो एक HCl भी होता है, H2SO4 भी होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अगर मैं उसी तरह वीक एसिड की बात करूं, वीक एसिड होता है CH3COOH। ये जो होता है ये एसिटिक एसिड होता है, ये वीक एसिड होता है, इतना डेंजरस नहीं होता। लेकिन अगर ये वाला एसिड है ना, अगर गलती से आपके कंसंट्रेटेड होना चाहिए, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड भी अभी हम पढ़ेंगे तो उसे समझ आएगा। अगर आपने कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड H2SO4 हल्का सा भी अगर आपके हाथ या कहीं पे गिर गया ना, तो आपकी पूरी बर्न हो सकता है, पूरे स्किन बर्न हो जाएगा। ये मोस्ट डेंजरस एसिड होते हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म में। अगर डाइल्यूट में लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये वाला वीक एसिड होता है। गाइस, ये तो हमने पढ़ लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। अब हम पढ़ते हैं डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड। अगर आपने डाइल्यूट HCl ले लिया तो उससे कुछ नहीं होगा। डाइल्यूट में क्या होता है, गाइस डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि जो वाटर का अमाउंट होता है ना वो ज्यादा होता है। वाटर का अमाउंट जो होता है वो ज्यादा होता है, और वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है, और एसिड का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। एसिड का अमाउंट कम होता है। डाइल्यूट एसिड वो एसिड होता है जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है, और एसिड का अमाउंट क्या होता है, कम होता है, लेस लेस। ये लेस होता है, ये मोर अमाउंट में होता है वाटर। और इसके बाद इसी का उल्टा जो होता है कंसंट्रेटेड एसिड होता है।
सो गाइस कंसंट्रेटेड एसिड में ना वाटर का अमाउंट होता है कम और एसिड का अमाउंट होता है ज्यादा। कभी भी अगर आपको कोई एसिडिक सॉल्यूशन बनाना है ना, तो एसिड के अंदर मत वाटर ऐड करना, हमेशा वाटर के अंदर एसिड ऐड होता है ड्रॉप वाइज ड्रॉप, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। और कभी भी अगर आपने ऐसे कर दिया ना कि भाई एसिड ले लिया किसी बीकर में और आपने उसके अंदर वाटर डाला, तो इट कैन बी डेंजरस, वो फट भी सकता है, बीकर ब्लास्ट हो सकता है। सो तो अगर मैडम ने बोला कि एसिडिक सॉल्यूशन बना के दिखाओ, तो हमेशा पहले वाटर लेना, फिर उसके अंदर ड्रॉप वाइज ड्रॉप एसिड डालना, तब जाके वो बनेगा डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बेसिस। सो गाइस जो बेस होता है ना वो बिटर इन टेस्ट होता है, और इसका दूसरा पॉइंट है कि ये रेड लिटमस पेपर को ना ब्लू लिटमस पेपर में बदल देगा। जैसे आपने कोई बेस ले लिया या बेसिक सॉल्यूशन ले लिया, तो अगर आप उसको रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालोगे ना, तो रेड लिटमस पेपर का जो कलर है वो किस में बदल जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर में बदल जाएगा। और अगर वहीं मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो जो बेस होता है ना वो हमेशा OH माइनस आयंस रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा आयन रिलीज करता है, OH माइनस आयन रिलीज करता है। और फिर इसके बाद आता है, इसमें भी आता है भाई स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, वीक बेस कौन सा होता है। सो अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूँ ना, स्ट्रॉन्ग बेस होता है एक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और CaOH2। सो ये तीनों जो बेस होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वहीं मैं अगर वीक बेस की बात करूं, तो वीक बेस मान लो एक ये होता है NH4OH। अब एक चीज ध्यान से देखो, जितने भी बेस हैं उनके पीछे ज्यादातर OH आ रहा है, ज्यादातर मोस्टली टाइम क्या आ रहा है, OH आ रहा है। सो मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो, ज्यादातर जो बेस वैसे सबके पीछे तो नहीं आता, क्योंकि देखो अगर मैं वीक एसिड की बात करी थी मैंने, तो वीक एसिड क्या था, CH3COOH। अब आप बोल दोगे इसके पीछे भी OH आ रहा है, तो ये भी वो बेस हो सकता है, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। देखो ज्यादातर के पीछे क्या आ रहा है, OH, और OH ना मोस्टली बेस में ही आता है, और हम इन OH वाले को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। इसलिए देखो Na से क्या हो जाएगा सोडियम, OH से क्या हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। सो बेसिस यही होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये वीक बेस होते हैं बस। और कंसंट्रेटेड बेस को कैसे डाइल्यूट बनाना है। सो गाइज अगर आपको डाइल्यूट बेसिक बनाना है ना, कोई भी सॉल्यूशन को अगर आपको डाइल्यूट बनाना है, तो वही वाटर का अमाउंट ज्यादा कर देना और बेस का अमाउंट कम कर देना। और अगर उसी को कंसंट्रेटेड बनाना है, तो बेस का अमाउंट ज्यादा कर देना और वाटर का अमाउंट कम कर देना। सो बेसिस में यही था, हाईलाइटेड पॉइंट ज्यादातर यही डिफरेंस होते हैं कि भाई जो एसिड होता है वो खट्टा होता है, ये कड़वा होता है। ये जो एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है। इसके बाद अगर थर्ड पॉइंट यही होता है कि ये H+ आयंस रिलीज करता है, ये OH- आयंस रिलीज करता है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो गाइज अगर हम सॉल्ट की बात करें, तो सॉल्ट क्या होता है, एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट, सिंपल। आप इसमें एसिड को मिला दो, A से एसिड और B से बेस, ये क्या दे देंगे आपको, S से सॉल्ट। A से एसिड B से बेस इक्वल्स टू सॉल्ट, ये क्या दे देंगे आपको, सॉल्ट। सो इसमें सिंपल ही है, सॉल्ट में कुछ ज्यादा है नहीं, एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट। और अगर मैं सॉल्ट के कुछ एग्जांपल ले लूँ, तो एक हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, और दूसरा एग्जांपल है ACl, पोटेशियम क्लोराइड। ये दोनों एग्जांपल है सॉल्ट के। सो गाइज आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। लेकिन इसमें मैं ना आपको एक चीज बेस में बताना भूल गया था, एक होते हैं एल्कली बेस, एल्कलीज होते हैं एक। एल्कालीज जो होते हैं ना,
वो वो वाले बेस होते हैं, एल्कली बेस वो बेस होते हैं जो कि वाटर में भी सॉल्यूबल हो जाते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं एल्कली बेस। एल्कली बेस की बात अगर मैं करूँ ना, तो ये जो तीनों है ना स्ट्रॉन्ग वाले, NaOH, KOH, CaOH2, ये तीनों के तीनों वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं। मतलब सॉल्यूबल का मतलब मिक्स हो जाते हैं अच्छी तरीके से। ये तीनों जो है ना, ये एल्कली है। अगर कोई पूछ लेना कि एल्कलीज क्या होते हैं, तो आपको ये आंसर देना है कि एल्कली वो बेस होते हैं जो कि वाटर में इजिली सॉल्यूबल हो जाते हैं, लाइक NaOH, KOH एंड CaOH2। सो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट का। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइज, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स। हमने पहले पढ़ा था एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि भाई जैसे आपको कोई कंपाउंड दे रखा है, मान लो ये कोई कंपाउंड है, अननोन कंपाउंड है, और आपको बताना है कि इज इट एसिड और बेस, क्या ये एसिड है या फिर बेस है। सो गाइज, उसी चीज के लिए हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स जो होंगे ना, वो आपको इंडिकेट कर देंगे कि भाई जो ये कंपाउंड है ना, वो एसिड है या फिर बेस है। सो पहले हम इसकी डेफिनेशन से समझते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। These are the substance which changes their color, smell in different type of substance। मतलब इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं ना जो कि अपने कलर को और स्मेल को चेंज कर देते हैं। अभी हम इस टाइप के इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, वो वाले इंडिकेटर्स भी पढ़ेंगे इसमें हम, जो कि अपने कलर को और स्मेल को चेंज कर देंगे। अगर आप उस इंडिकेटर में एसिड डालोगे तब वो अपना दूसरा कलर चेंज कर देगा, अगर आप बेस डालोगे तब वो अपना दूसरा कलर चेंज कर देगा, मतलब डिफरेंट कलर दिखा देगा। सो गाइस, पहले हम इससे समझते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। 3 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो कि प्लांट्स में मिलते हैं, नेचर में मिलते हैं। जैसे कि आपका ये हो गया लिटमस हो गया, रेड कैबेज हो गया, लीव्स एक्सट्रैक्ट हो गए, फ्लावर ऑफ हाइड्रोजीनिया हो गया, टर्मरिक हो गया, टर्मरिक पाउडर जो हल्दी होती है। ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। ये सब बता देंगे कि जो कंपाउंड है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। और अगर सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करूं, जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो होते हैं मतलब मैन मेड भी बोल सकते हो, मतलब केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ये मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जैसे कि अगर आप कभी प्रैक्टिकल लैब में जाओगे ना, तो आपको ये इंडिकेटर्स मिलेगा, मिथाइल ऑरेंज मिलेगा, फिनोल्फ्थेलिन मिलेगा। ये जो दोनों इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये अपने कलर को ही चेंज कर देते हैं। अगर एसिड है तो वो दूसरा कलर शो करेंगे, और अगर वो बेस है तो वो दूसरा कलर शो करेंगे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि अपने स्मेल को चेंज कर देते हैं कंपाउंड के अकॉर्डिंग। अगर वो एसिड है तो वो अलग स्मेल देगा, और अगर वो बेस है तो वो अलग स्मेल देगा। सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो ही होते हैं जो कि अपने ऑर्डर को चेंज कर देते हैं एसिड और बेस के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, सिंपल से टॉपिक है इंडिकेटर्स। ये क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं किसी भी कंपाउंड को कि यह एसिड है या फिर बेस है। सो गाइस, हम अब कुछ इंडिकेटर्स देखते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, मेन मेड इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं। सो गाइस, जो जो जैसे देखो यहाँ पे लिटमस पेपर है, यहाँ पे जो एन है ना, जहाँ जिस जिस इंडिकेटर के आगे एन लिखा है, वो तो आपके हो गए नेचुरल इंडिकेटर्स। अब नेचुरल इंडिकेटर्स में पहले हम पढ़ते हैं लिटमस के बारे में। लिटमस इंडिकेटर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो जब आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे ना, तो इसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा, और अगर आप इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो इसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। और सेकंड है हमारा रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट जो होता है वो भी नेचुरल इंडिकेटर होता है। इसमें क्या होता है, अगर आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे ना, तो ये रेड हो जाएगा, और अगर आप इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा फ्लावर ऑफ हाइड्रोजीनिया प्लांट। ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। फ्लावर है तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये नेचुरल इंडिकेटर होगा। और इसमें क्या होता है, अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है तो इसका जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा, और अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो इसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, पिंक कलर में। और फोर्थ वन इज टर्मरिक। टर्मरिक क्या, हल्दी, तो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है।
और इसमें क्या होता है, अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये येलो का येलो ही रहेगा, इसका कलर चेंज नहीं होगा। और अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। और इसके बाद फिफ्थ वन आता है फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर्स। अब देखो इसके आगे सब एम लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये मेन मेड इंडिकेटर्स होते हैं, ये नेचुरल नहीं होते। और फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर कैसे काम करता है, अगर सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है तो ये कलरलेस हो जाएगा। और अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा ना तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पिंक कलर में चेंज हो जाएगा फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर। और अगर सिक्स्थ वन की बात करें मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, ये भी मेन मेड इंडिकेटर है। इसमें क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो ये रेड कलर का हो जाएगा, और अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो ये येलो में चेंज हो जाएगा। अब देखो ये OL लिखा है, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। मैंने आपको बताया था जो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो अपनी स्मेल चेंज करके बता देंगे कि ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ओनियन जो है वो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर है, ये क्या करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन में इसकी जो ऐसी स्मेल थी वैसी रहेगी, कोई स्मेल में चेंज नहीं आएगा। अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो इसकी जो स्मेल है वो गायब हो जाएगी, स्मेल ही नहीं आएगी इसमें से, प्याज की स्मेल जो होती है वो गायब हो जाएगी। अगर मैं बात करूं वैनिला एसेंस की, वैनिला एसेंस मतलब तो ये फ्लेवर होता है, आपको इसकी स्मेल पता ही होगी कैसी होती है वैनिला। इसमें क्या होता है, रिटेन स्मेल, मतलब इसकी खुद की स्मेल होती है। अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा स्मेल में, रिटेन स्मेल होगी इसकी, मतलब खुद की स्मेल होगी। अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा तो इसमें भी नो स्मेल आ जाएगा, इसमें भी स्मेल आना बंद हो जाएगी। क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल। लौंग का तेल क्या होगा, उसकी लौंग की स्मेल तो आपको पता होगी कैसी होती है, तो इसकी भी अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो रिटेन स्मेल होगी, जैसी थी स्मेल रहेगी। और अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा तो ये अपनी स्मेल को लॉस कर देगा, मतलब इसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी। सो गाइस आप देखो मोस्टली जितने भी ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स है ना, उसमें क्या हो रहा है, एसिडिक सॉल्यूशन में तो उनकी खुद की स्मेल रह रही है, लेकिन ये जैसी बेसिक सॉल्यूशन होगा ना तो सबकी स्मेल लॉस हो जा रही है, मतलब स्मेल ही नहीं आ रही है। सो गाइस आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। अब हम इसमें पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, एसिड और बेस की, कि भाई अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तब क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बेस को हम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तब क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम। एसिड को रिएक्ट कराएंगे अभी, फिर आगे कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे। अब हम यही पढ़ेंगे आगे। गाइस पहले हम ना एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करा के देखते हैं। अगर आप देखो एसिड को ना मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे ना तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। जैसे कि एसिड जैसे आप ले लो यहाँ पे HCl, और यहाँ पे मेटल ले लो जिंक। अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, जो Zn है वो किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, HCl के साथ। मतलब एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देगा, सॉल्ट ZnCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस H2 गैस। गाइस अभी देखो ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली 2 लगा देंगे, 2HCl प्लस में जिंक प्लस में ZnCl2 प्लस में H2। अगर आप ना अपनी NCERT की बुक में देखोगे तो एक्टिविटी 2.3 दे रखी है। गाइस यहाँ पे मैं कह रहा था कि अगर आप एक्टिविटी अपनी 2.3 देखोगे ना NCERT की बुक में, एक्टिविटी 2.3 में क्या दे रखा है, ये वाला एक्सपेरिमेंट दे रखा है। इसमें क्या, उसमें उस एक्टिविटी में बेसिकली ये बताया गया है कि जैसे आपने एक टेस्ट ट्यूब में आप मान लो एक मतलब HCl ही ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, बेसिकली उसमें H2SO4 लिया है। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी जो होता है ना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन अगर हमने बात तो वही है, हमें चाहिए एसिड ही। तो अगर आपने सपोज करो एक टेस्ट ट्यूब लिया है, उसके अंदर आपने HCl डाल दिया, HCl एसिड। अगर आप उसमें मेटल डालोगे, जिंक मेटल डाल दो,
तो फिर क्या होगा, उसमें से ना एक गैस रिलीज होगी। गैस रिलीज होगी, अगर आप उसको सोप वाटर में डाल दोगे तो वो बबल टाइप का बन के निकलेगा। और जब बबल टाइप का जो बन के निकलेगा, अगर आप उसके आगे कैंडल या फिर मैच स्टिक रखोगे तो पॉप साउंड निकलेगा। सो बेसिकली यही पहचान होती है, पॉप साउंड ही जो होती है वो हाइड्रोजन गैस की पहचान होती है कि भाई इसमें सच में हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। सो अगर पॉप साउंड निकल रही है ना, तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बेसिकली आप एक्टिविटी 2.3 पढ़ना, उसमें यही लिखा है सेम चीज। इसके बाद अगर हम बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करा दें, बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करा दें, सो गाइज अगर आप सेम एज इट इज जैसे एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है एज इट इज। ऐसी बेस को अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सिंपल है ये भी। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा टॉपिक। इसके बाद हम देखेंगे कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवा के। सो गाइस हमने पहले पढ़ा था कि जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते थे तो बेसिकली हमें क्या प्रोडक्ट मिलता था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई हाइड्रोजन गैस रियली में रिलीज हो रही है नहीं हो रही, उसको हम फाइंड करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट भी करा था। फिर पॉप साउंड निकल रहा था तो हमें पता चल गया भाई रियली में जो हाइड्रोजन गैस है ना वो रिलीज होती है। अभी हम इसमें क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड। अब हम क्या करेंगे, एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे, फिर देखते हैं हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। इसके बाद हम इस वाली एक्टिविटी से समझते हैं, बेसिकली समझ आ जाएगा। हम एक्टिविटी 2.5 दे रखी है एनसीईआरटी की बुक में, अगर आपको देखना हो तो देख सकते हो। इस एक्टिविटी में बेसिकली क्या क्या कर रखा है, जैसे ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है, इस वाली टेस्ट ट्यूब में ना उसने एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखो यहाँ पे भी हमने एसिड लिया है, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा लिया यहाँ पे, HCl। फिर उसके अंदर क्या डाल दिया इसने, सोडियम कार्बोनेट डाल दिया। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब देखो क्या प्रोडक्ट निकलेगा, सॉल्ट निकलेगा। सॉल्ट क्या निकलेगा, NaCl प्लस में CO2 प्लस में H2O वाटर। पढ़ा था पहले हमने हाइड्रोजन गैस को फाइंड करने के लिए एक्टिविटी करी थी। सो गाइस अगर आप एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओगे ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। सो अगर आप इसके साथ भी रिएक्ट कराओगे ना तो आपको क्या मिलेगा, यही सेम प्रोडक्ट मिलेगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सॉल्ट NaCl प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। सो मतलब अगर आपने एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओगे तब भी सेम ये चीज, ये सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O मिलेगा। और अगर आप एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट कराओगे तब भी ये तीन प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। सो गाइस अब हम देखेंगे भाई रियली में जो CO2 गैस है वो रिलीज होती है या नहीं होती। तो हम इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले लेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 किसके साथ रिएक्ट करा देंगे इसको, CO2 के साथ। CO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, इसके बाद और निकलेगा वाटर। तो गाइस हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, फिर इसके बाद क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा ना वो व्हाइट पीपीटी बन जाएगा, ये व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में। इसमें देखो हमने क्या करा है, देखो अगर इसमें से रियली में जो CO2 रिलीज हो रही होगी ना तो ये हमने कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा दिया। अगर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा के कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में, व्हाइट पीपीटी।
और प्लस में वाटर। तो गाइस इस एक्टिविटी में यही है कि आपने हाइलाइटेड पॉइंट बता देता हूँ, इस एक्टिविटी में यही है कि आप एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, ये तीन प्रोडक्ट मिलेंगे। और अगर हमें CO2 को फाइंड करना है कि भाई रियली में निकल रही है नहीं निकल रही, हम क्या करेंगे, सिंपली इस वाले टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले लेंगे। फिर अगर इसमें से CO2 पास होगी ना तो फिर व्हाइट PPT की फॉर्म में ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। अगर आप इसमें से ज्यादा अमाउंट में CO2 को पास करा दोगे ना तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो सॉल्यूबल हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा जब आप CO2 को ज्यादा अमाउंट में उसमें से पास करा दोगे। सो गाइस आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड। सो गाइस हमने पहले पढ़ा कि भाई एसिड को जब हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें तीन प्रोडक्ट मिलते हैं, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब हम एसिड को बेस के साथ, सो गाइस अब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं। जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सिंपली सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। जैसे कि HCl ले लो, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, what it gives, it will give some NaCl प्लस में वाटर। तो सिंपल है, एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करा दोगे तो सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं मेटालिक ऑक्साइड के साथ और फिर नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। सो गाइस हमने पहले पढ़ा कि एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट प्लस H2O मिलता है। लेकिन अगर आप एसिड को मेटालिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट कराओगे तब भी आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं ना ये बेसिक ऑक्साइड होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा ही था कि जब आप एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। एज इट इज जब आप एसिड को बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। सो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटी 2.7 में दे रखा है HCl एसिड रिएक्ट विद किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ CuO। सो ये क्या बना देगा, CuCl2 प्लस में H2O। अब देखो ये वाली जो रिएक्शन है ना बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के बाद, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है। सो गाइज अब हम आगे देखते हैं, एसिड को नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा के देखते हैं। सो गाइज हमने देखा कि एसिड, सो गाइज अब हम बेस को नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। अब भाई हर चीज में सॉल्ट प्लस वाटर, हर चीज में, तो इसका रीजन ये है ना कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ना वो होती है एसिडिक ऑक्साइड। और मैंने आपको बताया था कि जब एसिड बेस को या एसिड के साथ या फिर एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। इसलिए देखो ये मान लो ये बेस है और आप इसको एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। सो अब इसमें देखो एक्टिविटी 2.5 में हमने क्या करा था, लाइम वाटर CaOH2 को हमने CaOH2 को हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, ये बेस है, हम इसको किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा हमें, CaCO3 प्लस में वाटर H2O। सो गाइस बेसिकली यही है, आप बेस को नॉन मेटालिक ऑक्साइड होती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ रिएक्ट कराओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा हमें और वाटर मिलेगा। सो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं इसमें हाईलाइटेड पॉइंट बता दूं, देखो जो ना मेटालिक ऑक्साइड होती है ना वो
एसिड, जो मेटालिक ऑक्साइड होती है वो होती है बेसिक ऑक्साइड, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होती है वो होती है एसिडिक ऑक्साइड। सो हाईलाइटेड पॉइंट यही है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो गाइस अब हम देखते हैं जो एसिड और जो बेस होते हैं उन दोनों में कॉमन चीज क्या होती है। कॉमन चीज ये होती है एसिड और बेस दोनों के पास आयंस होते हैं। जैसे एसिड के पास कौन सा आयन होता है, एसिड के पास होता है H प्लस आयन, मतलब ये H प्लस आयन रिलीज करता है। और जो बेस होता है, बेस जो होता है ये OH माइनस आयन रिलीज करता है। इसके बाद अब ये वाली एक्टिविटी देखो, इसमें क्या है, देखो जो वायर है वो दोनों अलग अलग नेल से जुड़ी हुई है। नेल मतलब देखो ये कील जो है, ये दोनों अलग अलग कील से जुड़ी हुई है, और जो नेल है वो आपस में कनेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। क्यों कर रहा है ग्लो? भाई ये कनेक्ट तो है नहीं, दोनों अलग अलग नेल से जुड़ी हुई है, और मतलब करंट तो फिर कंडक्ट ही नहीं हो पा रहा क्योंकि दोनों अलग अलग नेल से जुड़ी हुई है। और हम लोग सोच रहे हैं भाई ये बल्ब ग्लो कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई ग्लो? यहाँ इसका देखो, इसका आंसर ये है डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन। मतलब इसमें जो डाइल्यूट एसिड का सॉल्यूशन है ना, मतलब एसिड के पास क्या होता है H प्लस आयंस होते हैं ना, तो इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसमें कंडक्ट हो रही है, इसलिए जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। सो बेसिकली यही है हाईलाइटेड पॉइंट कि एसिड के पास होता है H प्लस आयंस, बेस के पास होता है OH माइनस आयंस, और इस वाली एक्टिविटी में बल्ब इसलिए ग्लो कर रहा है क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन है। एसिडिक सॉल्यूशन है इसका मतलब इसके पास H प्लस आयंस है। सो गाइस आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो गाइस अब हम देखते हैं कि एसिड और बेस को अगर हम वाटर में डालें तो क्या होता है। जैसे कि हमने HCl को वाटर में डाला तो क्या होगा, HCl में से जो H प्लस आयन है ना वो सेपरेट हो जाएगा। HCl में से H प्लस आयंस, क्योंकि एसिड जो होता है H प्लस आयंस रिलीज करता है, और HCl क्या है, एसिड है। सो ये इसमें से H प्लस आयंस जो है वो सेपरेट हो जाएगा, और ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा H2O के साथ मिलके, प्लस में क्लोरीन। और ये तो हो गई एसिड की बात। अगर मैं बेस की बात करूं कि भाई बेस को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, बेस कौन से आयन छोड़ता है, H प्लस छोड़ता है OH माइनस आयन छोड़ता है जो बेस होता है। तो इसमें भी क्या होगा कि जो बेस है ना उसका बेस का OH माइनस आयन जो है वो सेपरेट हो जाएगा। बेस का OH माइनस आयन जो है वो सेपरेट हो जाएगा। सो बेसिकली क्या होता है, अगर आप एसिड और बेस को वाटर में डालोगे तो उनके जो आयंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सो गाइस अब हम आगे पढ़ते हैं। एसिड को हमने बेस के साथ रिएक्ट कराया था तो क्या क्या मिला था हमें प्रोडक्ट, सॉल्ट प्लस में H2O वाटर। अब देखो जैसे कि एसिड की जगह हमने ले लिया, पता है एसिड और बेस की रिएक्शन को ना हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो एसिड की जगह आप ले लो HCl, बेस की जगह आप ले लो NaOH। सो गाइस हम एसिड की जगह ले लेते हैं HCl, बेस की जगह ले लेते हैं NaOH। अब देखो इसमें ना ध्यान से एक चीज देखो, HCl में से ये वाला जो है H और NaOH में से जो ये OH है, ये दोनों ही तो मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। सो गाइस अगर आप H प्लस OH, और मैंने बताया था आपको जो HCl होता है वो H प्लस आयन छोड़ता है, तो ये H प्लस एक्वस में इसने छोड़ दिया और बेस ने OH माइनस छोड़ दिया, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, वाटर। न्यूट्रलाइज करके क्या बना देते हैं, वाटर। सो बेसिकली मैं यही समझाना चाहता था कि
जो एसिड का जो एच है, जो एसिड है वो H प्लस आयन रिलीज कर दिया इसने, यहाँ पे बेस ने OH माइनस रिलीज कर दिया, इसलिए तो सॉल्ट प्लस वाटर निकलता था। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।